जीवन में यदि कामयाब होना है तो कर्म करो, छोड़ दो किस्मत के लकीरों पर यकीन करना, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स से आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो स्टूडेंट, चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए हम कुछ रैखिक समीकरणों के निकाय लेते हैं। मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। स्टूडेंट्स, ये रैखिक समीकरणों के निकाय हैं। इनके बारे में, इनके हल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका हल हम आव्यूह विधि से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना जो a1, a2, a3, b1, b2, b3 है, इसको a मान लीजिए। ये सारिक के रूप में हम इसको मान लेते हैं कि a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ये इतना मान ले रहे हैं। और हम मान रहे हैं कि x इक्वल टू सारिक के रूप में x इक्वल टू आव्यूह के रूप में इसको लिखते हैं x, y, z। देखिए x, y, z। और एक चीज़ और मान रहे हैं b इक्वल टू d1 आव्यूह के रूप में लिखते हैं d2, d3। अगर हम ऐसा मान लें तो जो हमारे समीकरणों के निकाय हैं उनको हम समीकरण के जो निकाय हैं उनको इस रूप में लिख सकते हैं। ax, ये देखिए ax इक्वल टू b। तब इतना हम लिख सकते हैं, जहाँ पर a इक्वल टू इतना है, x इक्वल टू इतना है और v इक्वल टू इतना है। कहने का मतलब है कि रैखिक समीकरणों के निकाय को हम लोग आव्यूह के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये जो समीकरणों के निकाय हैं, इनके हल के बारे में 3 स्थितियाँ हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वो स्थितियाँ ये हैं कि कब समीकरणों के निकाय के केवल एक ही हल होंगे, मतलब अद्वितीय केवल एक ही हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, मतलब अद्वितीय हल कब होगा, किस कंडीशन में। और दूसरी चीज़ ये चर्चा करेंगे कि कब कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फिर हम तीसरी स्थिति की चर्चा करेंगे, कब जो है इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, उस कंडीशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि समीकरणों के जो निकाय होते हैं वो संगत कहे जाते हैं। संगत निकाय मतलब ये समीकरणों के जो रैखिक समीकरणों को निकाय हैं वो संगत कहे जाएंगे यदि इनका हल मिलेगा, यदि इनका कोई एक या एक से अधिक हल मिलता है तो इन समीकरणों के निकाय को संगत निकाय कहा जाता है, मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, अगर कोई हल नहीं मिलता है
कोई हल नहीं मिलता है तब जो है इसको असंगत निकाय कहा जाता है। असंगत। अगर समीकरणों, रैखिक समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं मिले, मतलब कोई हल एग्जिस्ट न करे, तब उस दशा में उन निकायों को इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। ये याद रखिए, ठीक है। अब हम बारी बारी से 3 कंडीशन है उस कंडीशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम इस रैखिक समीकरणों को रैखिक समीकरणों के निकाय को आव्यूह फॉर्म में लिख सकते हैं Ax इक्वल टू बी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए स्थिति 1, पहली स्थिति क्या है? यदि डिटर्मिनेंट जो ए माने हैं, ए उसका डिटर्मिनेंट निकालें, वो 0 ना हो। अगर 0 नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी आव्यूह का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता है, उसका इन्वर्स मिलेगा। मतलब यहाँ से क्या होगा? व्युत्क्रम मिलेगा, ठीक है। जब व्युत्क्रम मिलेगा तो हम लोग यहाँ से देखिए, तब क्या हो जाएगा? इससे देखिए Ax इक्वल टू बी है, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्युत्क्रम मिल गया मतलब A इनवर्स हमको मिलेगा। A इनवर्स मिलेगा तो A इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पक्षों में, ठीक है। अब देखिए एक साहचर्य नियम से क्या हो जाएगा? ये साहचर्य नियम से होगा A इनवर्स इंटू A, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में X। साहचर्य नियम से हम इतना लिख सकते हैं। और ये हो गया A इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी हो गया। किसी आव्यूह और उसका इनवर्स आव्यूह साथ में अगर मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। कहने का मतलब ये आइडेंटिटी हो गया। तो X इक्वल टू क्या हो गया? A इनवर्स B। X देखिए समीकरण, इन समीकरणों को हल करने का मतलब हमें X Y Z का मान निकालना है। X Y Z किस में है? X में है। X को हमने क्या माना है? X को माना है X Y Z। अगर हमें X मिल जाए, मतलब X Y Z मिल जाए तो X मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए वही जो X Y Z का मान निकालना है उसी को हम लिख सकते हैं X इक्वल टू A इनवर्स B। कहने का मतलब ये है कि X अगर हमें किसी समीकरण को हल करना है तो हमें A इनवर्स और B को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो A इनवर्स होता है, किसी भी आव्यूह का जो व्युत्क्रम आव्यूह होता है अद्वितीय होता है। तो अगर अद्वितीय है तो कहने का मतलब क्या है कि इसके हल जो हैं, यहाँ पे जो हल आया अद्वितीय आया। इससे क्या रिजल्ट मिलता है? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में एक अद्वितीय हल मिलेगा। यहाँ पे अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल मिल जाएगा। और जब अद्वितीय हल मिल जाएगा, जब हल मिल जाएगा तो वो जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, मतलब ये संगत निकाय कहा जाएगा। तो एक कंडीशन हमको मिल गई कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, तो उस दशा में हमें अद्वितीय हल मिलेगा और वो जो निकाय होगा संगत निकाय कहा जाएगा। क्लियर है? ये पहली कंडीशन याद रखिएगा। अब स्थिति 2 देखिए। स्थिति 2 ये है कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है 0 हो जाए, यहाँ पे 0 नहीं है, अगर 0 हो जाता है, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना पड़ेगा।
ए इनवर्स इक्वल टू होता है, हम लोग पढ़े हैं, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इतना होता है। और यहाँ पे देखिए, अब इस कंडीशन में ये जो कंडीशन बनी है, ए इनवर्स की जगह अगर ए इनवर्स की जगह इतना रखें तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ से इतना हो जाएगा क्योंकि ए इनवर्स इतना होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, ये अगर 0 हो जाए और ये मान भी 0 हो, सॉरी ये मान 0 ना हो, ये 0 है, यहाँ तो कंडीशन लिए है कि ये 0 हो जाए और ये 0 ना हो, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं होगा तो यहाँ पे कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन मिल जाए, डिटर्मिनेंट 0 हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस दशा में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोई हल नहीं मिलेगा। अगर कोई हल नहीं मिलेगा तो उसको कहेंगे असंगत निकाय, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, ये याद रखिएगा। और स्थिति तीसरी क्या है उसको आप लोग ध्यान दीजिए। तीसरी स्थिति ये है कि यदि डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाए, 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, मतलब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, कहने का मतलब 0 अपॉन 0, ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तब इस कंडीशन में अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तब इस दशा में अगर ये ऐसी कंडीशन मिलती है तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके अनंत हल हमको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको तीनों कंडीशन याद रखना है। पहली कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस दशा में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं और उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरी स्थिति ये है कि डिटर्मिनेंट ए 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 है, तो उस दशा में कोई हल नहीं मिलेगा उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, मतलब रैखिक समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं मिलेगा। अगर कोई हल नहीं मिलता है तो ये असंगत निकाय कहे जाते हैं। तीसरी स्थिति ये है कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और उसके साथ साथ ये भी 0 है, तो उस दशा में क्या हो जाएगा, जो हल आएगा ये 0/0 मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उस लीनियर इक्वेशन के मिलेंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण के निकाय हम लिए हैं और उसको आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये रैखिक समीकरणों के निकाय हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, ये जो संख्याएं हैं ये इनको हम ए मान लेते हैं, आव्यूह फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, 3, 2, 7, 5, ये ए हो गया। यहाँ पे लिखेंगे मान, ठीक है। फिर कैपिटल X इक्वल टू लेंगे x और y, दो वेरिएबल्स यहाँ पे x और y है, तो x और y आव्यूह के रूप में हम लिख लेंगे। फिर b इक्वल टू तथा b इक्वल टू मानेंगे ये 24, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया। ये जो निकाय है अगर आव्यूह फॉर्म में लिखें तो ax इक्वल टू बी बन गया, ठीक है, ax इक्वल टू बी। इसी को हमने सॉल्व किया था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी,
ठीक है, इसको तो हमने किया था, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। अब जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसकी जांच हम लोग कर लेते हैं। तो ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, मतलब किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो तब। चलिए अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो गया 5 × 15 - 14, 15 - 14 तो हो गया 1। ये 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है तब क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। ठीक है, अब ए इनवर्स अगर मिलेगा तो हमें निकालना पड़ेगा कि ए इनवर्स कितना होगा। जब ए इनवर्स निकाल लेंगे तो यहाँ पे रख देंगे और b से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि जो ए इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, तो स्टूडेंट्स हमने बताया था कि किसी भी आव्यूह का अगर एडजॉइंट निकालना है तो उसका सारणिक आव्यूह सगुणनखंड आव्यूह निकाल लीजिए, फिर सगुणनखंड आव्यूह का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिए। तो वही जो परिवर्त आव्यूह आएगा सगुणनखंड आव्यूह का, वो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। हमें ए इनवर्स निकालना है, उसके लिए ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो माना ए का सगुणनखंड आव्यूह सी है। ठीक है, अगर सी है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सगुणनखंड आव्यूह ए का निकालिए। सगुणनखंड आव्यूह निकालेंगे तो इसका अगर सगुणनखंड निकालेंगे तो ये छूटेगा, 5 आ गया। उसी तरह इसका निकालेंगे, माइनस के साथ लिखा जाएगा। इसका निकालेंगे, ये छूटेगा, 2 आ गया। फिर इसका निकालेंगे तो -7 आ गया। फिर इसका निकालेंगे, ये छूटेगा। ठीक है, तो आ गया 3। ये हो गया सगुणनखंड आव्यूह। लेकिन हमें सगुणनखंड आव्यूह नहीं निकालना है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो ये होता है सगुणनखंड आव्यूह का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, 5 - 2 और -7 3, -7 3, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा तो उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग दे देंगे। तो इसमें डिटर्मिनेंट, तब यहाँ से ए इनवर्स क्या हो जाएगा, देखिएगा ए इनवर्स से हो गया इतना, केवल इतना ही आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपका ए इनवर्स आ गया, यही हो गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स आ गया। अब हमें निकालना है x, मतलब इस समीकरण के निकाय का हल क्या होगा। हल क्या है, यही x है। x और y का मान निकल जाएगा तो वही इस समीकरण का हल है। तो x का मान कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे समीकरण का हल, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स है आपका 5 - 7 -2 3 इंटू बी। बी देखिए क्या है, 24 17। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 24 × 5 = 120 -17 × 7 = 119। ठीक है, और फिर ये पंक्ति, ये स्तंभ, -48 + 51। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो गया। और ये यक्स है, यक्स की जगह एक्स वाई है, एक्स वाई, ये यक्स बराबर है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 1 हो गई, वाई की वैल्यू 3 हो गई। तो हमारा जो हल हो गया x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 3। यही इस समीकरण के निकाय का हल है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स का आपको समीकरणों के, रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करना बहुत ही आसानी से आ गया होगा। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो प्रॉब्लम है, आव्यूह विधि द्वारा दिखाइए कि समीकरण निकाय, जो समीकरणों के निकाय दिए हैं 2x + 5y = 7, 6x + 15y = 13 असंगत है। असंगत किस कंडीशन में होते हैं? आप लोग जानते हैं 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तब उस स्थिति में जो निकाय होते हैं वो संगत होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो, उसके साथ साथ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो, तब उस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तब उसी कंडीशन को असंगत कहा जाता है। तो मतलब असंगत की कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो, उसके साथ साथ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए असंगत है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मानते हैं, माना ये इक्वल टू हो गया 2, 5, 6, 15। x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू लेंगे एक्स वाई, और कैपिटल B इक्वल टू लेंगे 7, 13। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू बी। ठीक है, ax इक्वल टू बी, जहाँ पे a का मान ये है, b का मान ये है, x का मान ये है और b का मान ये है। यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा। सबसे पहली बात हम डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें यही 2 चीज़ें चेक करना है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये समीकरणों के जो निकाय हैं असंगत हो जाएंगे। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए इसको। 15 दूना 30 -30 = 0। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम देखेंगे ये अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसका सागुणनखंड आव्यूह निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका सागुणनखंड आव्यूह निकाल लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए इसका सागुणनखंड आव्यूह क्या हो जाएगा बताइए। देखिए सागुणनखंड आव्यूह हो जाएगा 15 -6, और इसका सागुणनखंड क्या हो जाएगा -5, और इसका हो जाएगा 2। ये हो गया। ये मान लीजिए कि सागुणनखंड आव्यूह ये है a का सागुणनखंड आव्यूह। ये हम क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्योंकि ये कंडीशन हमको दिखाना है। ये वाला कंडीशन तो मिल गया हमको, तो सागुणनखंड आव्यूह हो गया। ये मान लीजिए c है। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो गया 15 -6 -5 2। यही है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया आपको, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। चलिए 15 -5 -6 2, बी कितना है देखिएगा 7
13। चलिए इन दोनों को गुणा करें, दो मैट्रिक्स को गुणा करना है। 15 सत्ते 105, 105 माइनस 65, और ये कितना हो गया 6 सत्ते 42 माइनस 42, 13 दूना 26 प्लस 26। ठीक है, यहाँ पे 65 हो गया 35, 100 में से 65 गया 35 हो गया, और ये 16 हो गया। ठीक है, माइनस 16। तो देख रहे हैं कि ये 0 नहीं है। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इस प्रकार क्या हो गया, अतः समीकरणों के निकाय असंगत हैं, असंगत हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप समीकरणों, रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल टैलेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।